नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज एक नए चैप्टर के साथ जुड़ा हूं आपके बीच। और आज का नया चैप्टर है हमारा टैक्स ऑडिट CA फाइनल DT का ये टॉपिक है। पहले हमारे नवंबर 23 तक ये हमारे ऑडिट में होता था और अब ICAI को समझ आ चुका है कि बच्चों को ये चैप्टर को पढ़ने में दिक्कत आती थी जो कि सिर्फ ग्रुप 1 देते थे, क्योंकि DT के नॉलेज के बिना ये चैप्टर को पढ़ना थोड़ा सा अधूरा हो जाता है और थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है और सबसे ज्यादा बोरिंग सा लगता है यहाँ पर और भारी पड़ता था स्टूडेंट्स को पढ़ने में, क्योंकि 8-10 नंबर का पेपर में आ जाता था और इतने सारे क्लोजेस को याद करना देखिए मुश्किल तो होता है। मेरे को पर्सनली काफी मुश्किल आती थी ये चैप्टर करने में और अभी भी देखिए इसके 44 के 44 क्लोजेस को याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन देखिए हर चीज को बार बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएगी और कोशिश करेंगे। देखिए 44 में से अगर आप लगाए 44 क्लोजेस है तो इसमें से 14 क्लोज तो आप ऐसे लगा दीजिए, 14-15 क्लोजेस जिसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल सिंपल से एक एक वर्ड में खत्म हो जाते हैं। कुछ क्लोजेस हैं वो मैं आपको मार्क करा दूंगा और मैं आज जो आपके साथ ये आया हूं, देखिए मेरे पास इसकी कोई नोट्स नहीं है, साथ साथ मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा, ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर लिया, उसका सैंपल यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट से। इसके साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। और जो दोस्तों ने यार मेरे टैक्स ऑडिट कर रखा है अपने ऑफिस में, मोस्टली मेरे को लगता है दोस्तों ने कर रखा होगा जिनका DT या डोमेन है या फिर जो जिनकी मीडियोकर और ये स्मॉल फर्म्स है, उनको तो यार पता है कि टैक्स ऑडिट का सबसे ज्यादा टैक्स ऑडिट ही करते हैं वो। अगर मैं पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैंने तो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टैक्स ऑडिट करे हैं अपनी आर्टिकलशिप लाइफ में। अगर बिना देर करे स्टार्ट करते हैं और देखिए कुछ क्लोजेस मैं आपको मेमोरी टेक्निक्स के साथ याद करा दूंगा जितने हो सकते हैं। हर चीज मेमोरी टेक्निक से याद नहीं हो सकती, आप जितने चैप्टर्स हो सकते थे मैंने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, अगर आप बाकी चैप्टर्स भी जाकर देखना चाहते हैं। और अगर आप अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोशिश पूरी करूंगा और भी चैप्टर्स के साथ साथ आता रहूं। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पर हमारा टैक्स ऑडिट का हमारा आप सभी को पता है, यहाँ पर फॉर्म नंबर है, फॉर्म 3CD होता है हमारा टैक्स ऑडिट का फॉर्म। ये हमारा इस तरीके से हमारी ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है। अगर आप देखो, मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये 16 पेज की यहाँ पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपको दिख रही है और यहाँ पर हमारे टोटल कितने क्लोजेस है। अगर आप अपनी बुक भी खोल सकते हैं और आप यहाँ भी देख सकते हैं हमारे टोटल 44 क्लोजेस है। और देखिए ये है हमारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आप बुक है आपके पास, बुक से पढ़ लीजिए, जिसके पास है नहीं तो आप इससे प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहला क्लोज क्या होता है। देखिए पार्ट 1 का सबसे पहला क्लोज शुरुआत होगी नाम से। नाम में आप क्या लिखेंगे, नेम, आप जो भी आपकी फर्म का नाम है, ABC प्राइवेट लिमिटेड या जो भी आपकी मतलब फर्म है, आप उसमें उसका नाम लिखेंगे जो भी है। उसके बाद आपने क्लोज 2 में लिखना है एड्रेस। देखिए ये कुछ क्लोजेस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है, इसमें तो देखिए बेसिक सी डिटेल्स डालनी है आपने। जो पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको मार्क करा दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क करा दूंगा जो आपको याद करने हैं। पहले नाम, अपना नाम लिख दिया, यहाँ पर एड्रेस लिख दिया, जैसे गुड़गांव का एड्रेस लिख दिया, गुड़गांव में ये कंपनी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसका पैन लिख दिया कंपनी का, जो भी मतलब कंपनी फर्म जिसका भी हम LLP जिसका हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं उसकी यहाँ पर डिटेल्स लिख दी। देखिए ये डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी। और अगर आप कई ऑफिस में सॉफ्टवेयर यूज होता है कंप्यूटेक्स करके, और भी अन्य सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये बेसिक डिटेल्स जब आप एक बार क्लाइंट का भर देते हो ना, ये सारी बेसिक डिटेल्स भरी आ जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर तीसरा है आपका पैन, इसको पैन से याद करना है। और फोर्थ क्लोज में आपने क्या लिखना होता है, फोर्थ क्लोज को याद करने की मेमोरी टेक्निक क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्लोज है। फोर्थ क्लोज को आपको याद रखना है कि पहले हमारे पास 4 टैक्स होते थे। क्या होते थे, हमारे पास 4 टैक्स होते थे जिसको अब 1 कर दिया, और एक जो टैक्स करा है उसका नाम क्या है, GST। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट क्लोज जो हमारा है वो हम याद रखेंगे GST से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, डिस्क्लोजर करना होता है किसका, GST रजिस्ट्रेशन का, GST के रजिस्ट्रेशन का डिस्क्लोजर करना होता है यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्लोज नंबर 4 क्या होता है, कैसे याद करेंगे, मेमोरी टेक्निक क्या है इसकी, 4 टैक्स को एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम है GST। 4 टैक्स 1 टैक्स, मतलब आपको याद आ जाएगा GST की हम बात कर रहे हैं। और इसमें क्या करना है, आपने डिस्क्लोजर करना है GST रजिस्ट्रेशंस के बारे में, ठीक है। आपके कौन कौन से कितने GST रजिस्ट्रेशंस हैं, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है आपने वो फर्निश करे या नहीं करे, उन और कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो आपको फर्निश करना है, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसके अंदर। बात करें क्लोज 5 की, क्लोज 5 आपका स्टेटस बताता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर लिखना है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर कहाँ से कहाँ तक का आप टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। 7th में आपने असेसमेंट ईयर याद रखना है। तो देखो 7 क्लोजेस तो देखो आपके एक तरीके से ये इतने इंपॉर्टेंट क्लोजेस नहीं है, ये बेसिक डिटेल्स है। सिर्फ एक ये 4th क्लोज है जो आपको याद रखना है,
यहाँ पर इसमें क्या है, जीएसटी डिस्क्लोजर्स। ये कौन सा है हमारा, जीएसटी डिस्क्लोजर से रिलेटेड है हमारा। ये 4 टैक्स को एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया और नाम रख दिया उसका जीएसटी। ठीक है, उसके बाद थोड़े से अब इंपॉर्टेंट क्लोजेस आते हैं, ठीक ठाक से, मतलब इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक से ये आपको याद रखने वाले क्लोजेस है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोज 8 को कैसे आप याद रखेंगे, 44 AB से रिलेटेड है ये क्लोज 8। इसको कैसे याद रखेंगे, 44 4 + 4 = 8। यहाँ पर इस तरीके से याद कर लो, मतलब याद कर लो जैसे आपको याद हो, इस तरीके से याद हो तो याद कर लो, नहीं तो आप वैसे भी याद ही करना है। तो 44 AB में आप क्या करते हैं, टैक्स ऑडिट। ठीक है, किस क्लोज के अंदर आप 44 AB के आप ऑडिट कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। और 8A में आपने क्या मेंशन करना है, ये आपके नए जो टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम जो अब तो ये डिफॉल्ट हो चुकी है, इसके अंदर 115 BAA BAB BAC कौन सा यहाँ पर आपका एसएससी जो है कौन सा टैक्सेशन का वो मेथड फॉलो कर रहा है, आपने जो ITR प्रिपेयर करी है उसकी किस उस रिजीम से करी है, ओल्ड से करी है, न्यू से करी है, वो आपको यहाँ पर क्लोज 8A में बताना होता है। ठीक है, अगर आप बात करें, अब शुरू होता है हमारा पार्ट बी। यहां तक तो था हमारा पार्ट ए जो हमारा बेसिक डिटेल बताता था, क्या बताता था, नाम बताता था, एड्रेस बताता था, पैन बताता था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो कितने हैं, क्या है उसकी डिटेल्स बता दो, 5 में स्टेटस, 6 में आपका प्रीवियस ईयर, 7 में आपका असेसमेंट ईयर, 8 में वो पूछता था कि कौन से क्लोज के अंदर आपका ऑडिट हो रहा है, 8A में आपसे पूछता था कि आपने टैक्सेशन जो की है 115 BA में करिए, BA कौन से क्लोज में आप चूज कर रहे हो वो आपको बताना होता था। ठीक है, देखिए कितना आसान है, मतलब अगर आपने प्रैक्टिकली देखे ना तो आसान लगता है ये चैप्टर। अगर इसको वैसे अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि 34 क्लोज है हमने याद करने हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मुश्किल तो आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो है ही। थोड़ी सी दिक्कत तो आती है इस चैप्टर में, ये तो यार हर कोई मानता है। तो देखिए जितने हो सकते हैं हम याद करेंगे। 2 क्लोज हमने याद कर लिए जो याद करने वाले थे, 8 को याद करना है, 4 + 4 8 करके, या 44 AB से याद करना है आपको इसको। और यहाँ पर आपने क्लोज नंबर 4 को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से याद करना है। 4 टैक्स को एक टैक्स में सब्स्यूम कर दिया और वो हमारा एक टैक्स कौन हो गया, कौन सा हो गया, जीएसटी हो गया। अब बात करें, अगर क्लोज 9 की बात करें, ये भी अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। इसमें क्या करना है आपको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के बारे में बताना है, अपने पार्टनर्स की डिटेल देनी है, कितने आपके पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है। बी क्लोज के अंदर आपने क्या बताना है, कोई चेंज इन पार्टनरशिप हुआ है तो उसकी डिटेल बतानी है। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेके और पार्टनर से रिलेटेड। ये वाले क्लोज को आपने कैसे याद रखना है। 9th क्लोज हमारा है पार्टनर से रिलेटेड, ये हमारा 44 AB से रिलेटेड, कौन से क्लोज के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर ये बात करें इसके अंदर क्या बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि आपका नेचर क्या है बिजनेस का, नेचर ऑफ द बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, वो बताना है आपको कि आपकी नेचर क्या है बिजनेस का। और अगर कोई चेंज हुआ है नेचर ऑफ द बिजनेस में पिछले साल से, जो पहले आपका बिजनेस था आप उसमें कुछ चेंज आया है तो आपको उसके पर्टिकुलर्स देने हैं, उसका चेंजेस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपने क्या बताना है, बिजनेस का नेचर। ठीक है, क्लोज नंबर 10 में। क्लोज नंबर 11 को आप कैसे याद रखेंगे, क्लोज नंबर 11 को आप याद रखेंगे हमारी ऑडिट के अंदर, ये क्लोज होता है बुक से रिलेटेड। तो हमारी ऑडिट की 2 किताबें हैं, 1 + 1, 1 + 1 क्या हो गया हमारा 11, 1 + 1 11, 1 + 1 11 से आप क्या याद रखोगे, एक हमारी आई है क्वेश्चन बैंक होता है, एक हमारी होती है कंसेप्ट बुक। इसको पढ़ने की इसकी मेमोरी टेक्निक क्या बना दी, 1 + 1 11। ये 1 + 1 11 मतलब बुक्स, हमारी बुक्स से याद रखेंगे। बुक्स हमारी कौन कौन सी मिलती है, एक ऑडिट की बुक मिलती है, एक उसकी बुक मिलती है, तो आपको याद आ जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। और यहाँ 11B क्या कहता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कौन से एड्रेस पे आपने मेंटेन करी है वो बुक्स, वो सब उसकी डिटेल आपको बतानी है। यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल बतानी है, उसकी लोकेशंस बतानी होती है, लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द नेचर। अगर आपने प्रैक्टिकली देखा हो तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कंप्यूटर्स में आपने देखा हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं, हमने ये किताबें बना रखी है, चेक बुक, ये कैश बुक, पासबुक, मतलब जो जो हमारी बुक्स होती है वो सारी बुक्स मेंटेन कर रखी है। देखिए जब आप सॉफ्टवेयर से करते हैं ना, वहां पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। आप ये जहां तक है ना पहुंचने में 1 मिनट नहीं लगाते। ये सारी जो हम बात कर रहे हैं ना अभी तक की सारे कंपल्सरी क्लोजेज हैं, जो ऑलमोस्ट हर 99% यहाँ पर ऑडिट्स में ये डिटेल्स तो देखी जाती है। उसके बाद जो आगे के क्लोजेस होंगे ना, मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में वो क्लोजेस इतने ज्यादा मतलब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हर चीज की रिपोर्टिंग नहीं होती। बड़ी कंपनीज में, लिस्टेड कंपनीज में अच्छी फर्म्स करती है रिपोर्टिंग, लेकिन अगर आप मीडियोकर फर्म्स की बात करें, छोटी फर्म्स की बात करें और छोटे क्लाइंट्स की बात करें, सबसे बात है छोटे क्लाइंट जो है उनके अंदर हर एक चीज की रिपोर्टिंग नहीं होती। मैं आपको एक बार बता दूंगा, एक बार आपको कि किस किस क्लोज की रिपोर्टिंग होती है। ठीक है, तो आप देखिए
ये 11th क्लोज हमारा क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड हो गया। 12 को आपको याद रखना है प्रेजम्पटिव इनकम से, प्रेजम्पटिव इनकम से याद रखना है, ये हमारा प्रेजम्पटिव वाला है। ये कहता है वेदर द P&L इंक्लूड्स एनी प्रॉफिट और गेन असेसेबल एज पर प्रेजम्पटिव, क्या हमारे P&L के अंदर कोई ऐसी इनकम है जिसको हम प्रेजम्पटिव बेसिस पर टैक्सेशन कर रहे हैं। और प्रेजेंटिव में आपको पता है ये सारे क्लोजेज, अगर आपने DT पढ़ लिया है तो ये सारे क्लोजेज होते हैं प्रेजेंटिव के। तो ये वाले किस क्लोज के अंदर आपकी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल है, ठीक है, आप अपनी प्रेजेंटिव में भर रहे हैं। उसके बाद हमारा क्लोज आता है 13। ये 13 क्लोज क्या पूछता है भाई, इसकी मेमोरी टेक्निक है भाई। 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैसे 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। 13 से आपको क्या याद रखोगे, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। 14 से यहाँ पर आप अगर कोई चेंज आया है, देखिए ये कुछ ऐसे क्लोजेज है जिसके अंदर आपने क्या करना है, जैसे 11 यहाँ पर 11 भी आया, 10 भी आया, 9 भी आया और ये 13 भी। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, आपको चेंज भी बताना है। पहले आपको बतानी है उस क्लोज किस चीज का है, उसके बाद बी पार्ट में क्या बताना है। अगर कोई चेंज है आपके पिछले साल से तो आपको वो बताना है। देखो मान लो आप पहले आप ऑप्शन चूज करते थे, आप कैश फॉलो कर रहे थे, अब आप मर्चेंटाइल यूज कर रहे हैं, तो वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और आपको यहाँ पर जो अगर आपका आंसर बी है, मतलब हाँ, अगर आपका चेंज यस है या चेंज हुआ है, तो आपको उसकी डिटेल्स देनी है चेंज की P&L के अंदर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ, ये सब चीजें आपको बतानी है। उसके बाद अगर आप बात करें 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये सब आपको कुछ ICDS सेलेक्ट करने होते हैं कि आपके कौन कौन से ICDS आप फॉलो कर रहे हैं, ये आप देखेंगे। ये सब कुछ ICDS है, आप रीड कर सकते हैं एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं 14th क्लोज को कैसे याद रखेंगे। ये 13 क्लोज भी हमने याद रखना था, 14th को भी याद रखना है। 14th को याद करेंगे भाई, 13 में हमने कैसे याद किया था, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। 14 को तो यार बड़ा दुख हुआ, 14 को हम जा रहे थे यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाने और हमारे बॉस ने कह दिया भाई तेरे को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है। क्या करनी है, 14 को कैसे याद रखोगे, वैलेंटाइन डे से। 14 को वैलेंटाइन डे से याद करोगे। हम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे थे, हमारे बॉस ने क्या कहा, भाई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने जा, वैलेंटाइन बाद में मनाइयो। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 14 को वैलेंटाइन डे से। वैलेंटाइन डे पे क्या हुआ हमारे साथ, वो दुखद घटना हुई जिसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए हमारे बॉस ने हमें लगा दिया। और बी पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो हमारा पॉइंट होता है डेविएशन से रिलेटेड, कोई चेंजेस आए हैं तो वो बताने हैं, ठीक है, अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है तो। वैल्यूएशन के भी मेथड्स होते हैं, तो वैल्यूएशन के जो मेथड्स है अगर उसके अंदर कोई चेंज आया है तो आपको उसके बारे में भी बताना है, ठीक है। 15 को कैसे याद रखोगे, 15 को तो यार 15 को क्या हुआ, आपने जो आपकी कैपिटल एसेट थी ना उसको आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे याद रखोगे, 15 को कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे आपको याद रखना है। किसने कन्वर्ट कर दिया, DDCA वालों ने। DDCA आप कहोगे DDCA से क्या बनता है, देखिए DDCA से D डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटल एसेट, D डेट ऑफ एक्विजिशन, C आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, A अमाउंट एट विच द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही है ये चीजें। अपनी तरफ से देखिए जितना कोशिश हो सकती है मेरे से, जितना आसान हो सकता है मैं उतने आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर देना, कमेंट कर देना यार, फीडबैक तो दे देना अपना कम से कम, क्योंकि पता लगेगा कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। बाकी अपना छोटा भाई समझ के, कोई अगर वॉइस इश्यूज आ रहे हैं, कोई अगर आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है मेरी तरफ से, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा यार। थोड़ा सा मतलब अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को, स्टार्टिंग है, थोड़ा सपोर्ट करें यार, ठीक है। 16th के अंदर हमारा क्लोज है, ये क्लोज इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 15th भी इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर भी ना कुछ ज्यादा पॉइंट्स वगैरह है ना, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्लोज होते हैं। इसके अंदर से घुस के आपसे ऑडिट में तो पॉइंट पूछता था ICAI, अब पता नहीं यार DT में इतने अंदर घुसता है नहीं घुसता, क्योंकि DT में ऑलरेडी यार इतना सिलेबस है, इतनी ज्यादा अंदर नहीं घुसेगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो ICAI तो ICAI है हमारा। अगर इसके अंदर क्या बताना है, क्लोज 16 के अंदर बताना है अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू P&L बीइंग, ये कुछ 5 आइटम है, बीइंग कैपिटल रिसीप्ट, being any other income, being exclamation claims accepted during the previous year, performa credit, drawback, assessment duties। देखिए ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आइटम्स अंडर सेक्शन 28, अगर आपने सेक्शन 28 पढ़ा हो PGBP का तो आपको पता होगा। परफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक से रिलेटेड कोई आपकी इनकम है जो कि आपने क्रेडिट नहीं की P&L के अंदर, कोई एस्केलेशन क्लेम से रिलेटेड है, कोई एनी अदर आइटम है, या कोई कैपिटल रिसिप्ट है, तो ये सब चीजें आपकी होगी क्लोज नंबर किसमें, 16 में। क्लोज नंबर 17 को आप कैसे याद रखोगे, 17 सेक्टर में आपकी
सेक्टर नंबर 17 में हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से याद कर लो, किसी भी तरीके से याद रख लो। मेरे पास या तो ऐसे याद कर लो, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक सेक्टर 17 में है, एक सेक्टर 29 में है। क्या है? एक सेक्टर 17 में है, एक सेक्टर 29 में है। अगर आप यहाँ से 29 क्लोज देखोगे ना, क्लोज नंबर 29 अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्लोज नंबर 29 में अगर आप देखोगे ना, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ये देखो, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। यहाँ पर इनएडिक्वेट कंसीडर, ये देखिए, रिसीव्ड एनी प्रॉपर्टी, नहीं ये वाला नहीं था, कौन सा था ये क्लोज? कोई एक क्लोज आता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा जब एक बार हम डिटेल में ऊपर से नीचे तक आएंगे, तब मैं आपको दिखा दूंगा कि दो क्लोज होते हैं। एक हमारी दो प्रॉपर्टी है, एक हमारी सेक्टर 17 में, एक हमारी सेक्टर 29 में। ये मैंने इस तरीके से मेमोरी टेक्निक बना के याद किया था। 17 वाली प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल्स देनी है। क्या डिटेल्स देनी है इसके अंदर? देखिए, वो वाला क्लोज है। आपको अगर आपने प्रैक्टिकली कराओ तो आपको याद होगा, ये आपका ये वाले सेक्शन 43C है आपने, और सेक्शन 56 ये आपने अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन में ये सेक्शन पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी क्या बताते थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है नहीं है, वो सब चीजें हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सेक्टर 17 वाली प्रॉपर्टी की हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है। कैसे याद रखोगे? सेक्टर 17 वाली प्रॉपर्टी की हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है। ये क्लोज के अंदर क्या कहता है? इफ द लैंड एंड द बिल्डिंग ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द अथॉरिटी। जो हमारी वैल्यू अथॉरिटी ने यहाँ पर, ये देखो, ये तो सेम लाइन लिखी हुई है जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। ये आपको कैसे याद रखना है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड। 17 सेक्टर वाली प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है। इस तरीके से आप इसको याद कर लो। और अगर प्रैक्टिकली बात करें, ये क्लोज भी इतना यूज नहीं होता, ये वाला क्लोज भी इतना नहीं यूज होता। देखिए, यहां तक मैं आपको बता दूं, यहां तक तो आपके 14th क्लोज तक तो यहाँ पर ये डेफिनेटली हर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में यूज होते हैं। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लोज जो यूज होता है वो होता है 18 वाला। ये तो डेप्रिसिएशन की यार आपको डिटेल देनी पड़ती है। अगर किसी ने भी एक भी टैक्स ऑडिट करी है तो ये डिटेल में आप ब्लॉक ऑफ एसेट जो चार्ट बनाते हैं उसकी सारी डिटेल देते हैं। इसमें आप क्या देते हैं डिटेल्स? क्या आपकी एडिशन हुई है, कितने आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, कौन सा, वो फिर सिलेक्ट करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमने पीजीबीपी किया है ना, तो डेप्रिसिएशन वाली चीज करी है, वो सारी डिटेल्स आप देते हैं। इसमें कोई एडजस्टमेंट है, एडिशन है, डेप्रिसिएशन कितना अलाउेबल है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है, ये सब देते हैं। ये प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होता है हर एक उसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर आप मार्क करो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कह नहीं सकता इसे का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेक्टर 17 वाला। उसके बाद अगर बात करें, हम आगे बढ़े तो क्लोज नंबर 19 ये किसका है? 19 को आप याद कर सकते हो। 19 साल का होते ही, या 19 साल का होते ही घर वालों ने साइंटिफिक रिसर्च में लगा दिया। किस में लगा दिया? साइंटिफिक रिसर्च में। ये पॉइंट है साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। अगर आप याद करोगे, ये आपके सारे वो साइंटिफिक रिसर्च वाले क्लोजेज है। कौन से साइंटिफिक रिसर्च वाले क्लोजेज? पीजीबीपी वाले। ये उसकी डिटेल्स है यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन ये, इफ अमाउंट डेबिटेड टू P&L, ठीक है, समझ आया। उसके बाद ये वाला क्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज नंबर 20 को कैसे याद रखेंगे? क्लोज 20 में हम ऑफिस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिटेल देते हैं, हम नेचर ऑफ द फंड, ESI PF की डिटेल देते हैं, कितना रिसीव हुआ है, ड्यू डेट क्या थी पेमेंट की, एक्चुअल डेट क्या है पेमेंट करने की, जो कितना हमें रिसीव हुआ है, ये सब कॉन्ट्रीब्यूशंस की डिटेल देते हैं इसके अंदर। और क्लोज नंबर 21 भी यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था, 16 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर काफी सारी डिटेल्स जानी होती है। इसके अंदर भी क्लोज नंबर अगर 21 की बात करें तो इसके अंदर भी आपको डिटेल्स देनी है। इसमें आपको डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू द P&L बीइंग द नेचर ऑफ, अगर इन किसी नेचर की कोई अगर आपने अमाउंट डेबिट किया है तो वो डिटेल डालनी है। 21 को आप कैसे याद रख सकते हैं? 21 नंबर क्लोज को आप याद रख सकते हैं। 21 साल का होते ही, जैसे 21 साल का हुआ, सबसे पहले मैं कहाँ गया? क्लब गया। सबसे पहले मैं कहाँ गया? क्लब गया। वहां जाकर पता चला वहां पर तो पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी आते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वाले भी आते हैं, और उनका वहां पर TDS भी कटता है। TDS कटता है और वो डिपॉजिट नहीं कराते। कितना? अगर उनका 10,000 से या 35,000 से ऊपर का बिल है तो उनका TDS कटता है। तो आप जब ये क्लोज पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। 10,000 35,000 से आपको चीजें याद आ रही होगी। 10,000 35,000 क्या होती थी? वो 35,000 हमारा वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला, कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते आप किसी बंदे को, वो डिसअलाउ हो जाएगा। वो सारी डिटेल्स हो गई। तो उस तरीके से आपको ये क्लोज नंबर 21 याद रखना है, ठीक है। अंदर की डिटेल्स में डेप्थ में नहीं जा रहा। ये सब क्लब से रिलेटेड डिटेल्स डालनी है आपको। कोई आपका खर्चा है क्लब से रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर है,
और ये सब चीजें अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे, अंदर जाओगे, तो आपको मैं बता दूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। देखो इस क्लोज के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर पेमेंट अगर आपने किसी क्लब को करी है उससे रिलेटेड डिटेल्स है। उसके बाद कोई ब्राउजर है आपका, आपने कोई एक्सपेंडिचर करा है पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउजर के लिए, उसकी डिटेल्स आएगी। उसके बाद एक वो डिटेल आएगी जो आपने यहाँ पर, आपको याद हो 40A सेक्शन आपने अगर पीजीपी में पढ़ा है कि अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपकी 30% डिसअलाउ हो जाएगा अगर आपने, ठीक है, एक्सपेंडिचर। और आपने पढ़ा होगा, और नॉन रेजिडेंट का अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो 100% डिसअलाउ हो जाता है, और तब अलाउ हो जाएगा जब आप पे करोगे। वो वाली चीजें डिटेल्स आती है सेक्शन के अंदर, क्लोज के अंदर। उसके बाद वो कैश पेमेंट वाली जो 10,000 की लिमिट है, 35,000 की लिमिट है, वो डिटेल्स आती है। और भी काफी सारी डिटेल्स इसके अंदर आती है। अगर आप देखोगे ये सारी डिटेल्स आपके अंदर आती है। आपको ये अपनी स्टडी मैट से या किसी भी ऑथर की जिसकी भी आप यूज कर रहे हैं बुक, उससे आप ये डिटेल्स ये सब पढ़ सकते हैं। ये था हमारा क्लोज नंबर। अगर हम बात करिए, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अमाउंट इन एडमिसेबल अंडर 40A, ये सारी वो वाली डिटेल्स हो गई। या डेट ऑफ पेमेंट बताते हैं, एक्चुअल पेमेंट, नेचर ऑफ द पेमेंट, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पेई, किसका टीडीएस काटा है, जमा नहीं कराया, ये सारी डिटेल वगैरह आपने बतानी है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने 40A3, देखो मैंने आपको जो अभी बताई थी चीजें, वो सब डिटेल्स देनी है आपने। उसके बाद अगर 12 इसकी बात करें, ये क्लोज नंबर 22 क्या कहता है, अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट इन एडमिसेबल अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट। क्लोज 22 कैसे याद रखेंगे, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर कोई भी अमाउंट इंटरेस्ट इन एडमिसेबल है उसकी डिटेल आती है। उसके बाद बात करें 23 में क्या जाता है, 23 को याद रखेंगे, गलती से 2-3 रिलेटिव्स को पेमेंट ज्यादा कर दी। कैसे, गलती से 2-3 रिलेटिव्स को पेमेंट ज्यादा कर दी। क्या कर दी, गलती से 2-3 रिलेटिव मतलब 23 यहाँ पर ये कौन से वाला है, रिलेटिव वाला। वो आपने अगर पढ़ा हो, ये आपने क्लोज पढ़ रखा है कहीं ना कहीं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये क्लोज नंबर 23 था हमारा कौन सा क्लोज था, ये हमारा क्लोज था पेमेंट्स टू द स्पेसिफाइड पर्सन। इसके अंदर क्या क्या कहते थे हम, किसी सर्टेन यहाँ पर रिलेटेड पार्टीज को वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाता था। एओ जो है हमारा एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देता था। अगर उसको लगता है कि एक्सेसिव पेमेंट करी है तो वो डिसअलाउ कर देता था रिलेटेड पार्टीज को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें क्लोज नंबर 24, अमाउंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए ये छोटे छोटे क्लोजेज है ना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ आपको। ये क्लोज मैंने आपको मार्क करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। 21वां क्लोज आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज था। 19वां 20वां ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्लोजेस थे, जिसके अंदर भी ना ये ज्यादा कंटेंट है ना, जिसके अंदर एक ही लाइन वाले क्लोजेस के अंदर यार आप खुद सोचो कि क्या ही क्वेश्चन बनाएगा आईसीआईबी, तो इसका इतना ज्यादा रिलेवेंस नहीं है। 25वें क्लोज की बात करें, 2+5 आपका होता है, 2+5 होता है हमारा 7, 2+5 से होगा 25 हमारा होता है अनलकी नंबर। इसके अंदर हम बैड डेट रिकवरी से रिलेटेड बात करते हैं। देखो ये सारे सेक्शन अगर आपने पीजीबीपी चैप्टर, मेनली आपने पीजीबीपी चैप्टर पढ़ रखा है, कैपिटल गेन पढ़ रखा है, ये सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं ना, तो आप ये क्लोजेस को पढ़कर आपको बस डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपको मैं बताऊं टैक्स ऑडिट में ये सारे सेक्शन आपने पढ़ रखे हैं, 40A, 40B, 43CA, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, 50C, जो भी सेक्शन यहाँ पर लिखे आ रहे हैं ना, ये 41 वगैरह, ये अगर आपने पीजीपी पे पढ़ा है ना तो आपको पता होगा ये बैड डेट रिकवरी से रिलेटेड वो वाला सेक्शन आता है, ये वैसे वाले सेक्शन है। एक ये 26 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होता है। अगर पर्सनली मैं अपना बताऊं तो सबसे ज्यादा ये एक क्लोज यूज होता था। देखिए ये सारे क्लोजेस तो इतने ज्यादा यूज नहीं होते अगर आप प्रैक्टिकली टैक्स ऑडिट कर रहे हैं। आप सीधा क्या करते थे, मैं आपको क्लोजेस एक बार बताता हूँ। देखो हम क्या करते थे, 13 तक अपने वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग वगैरह तक तो हमारा सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट कर देता था, वहां पे बस आपको चेंजेस करने होते थे। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते थे 19वें पे, 19 में हम डालते थे यहाँ पर अपने 18वें पे, 18वें में डेप्रिसिएशन की डिटेल वगैरह डाल दी, ठीक है। उसके बाद 20 में हम वो अपना एक एक्सेल शीट बना के ESIPF की डिटेल अपलोड कर देते थे। वही फॉर्मेट यहाँ पर निकल जाता है, उसी फॉर्मेट में अपलोड कर दो। उसके बाद सीधा आ जाओ 26वें पॉइंट पे। 26 में हम क्या करते थे, कोई वो वाला एक्सपेंडिचर जो प्री एग्जिस्टेड है ऑन द फर्स्ट डे बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ईयर, ये अगर आपने 43 भी पढ़ रखा है ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो पेमेंट बेसिस पर अलाउ होते हैं, जो आपने जब पेमेंट करोगे उसको तब अलाउ हो जाएंगे, और वो अलाउ हो जाएंगे अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पे कर दिया है। अगर रिटर्न फाइल करने से पहले पे नहीं करे तो वो अलाउ नहीं होंगे, और जब आप पे कर देंगे उसको वो अलाउ हो जाएंगे। ये 43B से रिलेटेड है ये वाला क्लोज। 26 वाला क्लोज कौन सा है, 43B से रिलेटेड है। अगर आपने 43B पढ़ रखा है तो आपको ये समझ आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। क्लोज नंबर 27 ये क्या कहता है, ये कैनवेट की डिटेल्स बताता है कि यहाँ पर जीएसटी क्रेडिट से रिलेटेड डिटेल बताता है यहाँ पर, तो इसका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। अगर आप देखें तो ये कितना आपने जीएसटी अवेल किया है, आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये सब डिटेल बतानी होती है आपको। क्या क्या ओपनिंग बैलेंस,
जीएसटी अवेल, जीएसटी यूटिलाइज्ड और क्लोजिंग बैलेंस, इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स बतानी होती है। उसके बाद आपने अगर क्लोज नंबर 29 की बात करें, क्लोज नंबर 29 के अंदर आपको क्या करनी होती है, आईएफओएस की रिपोर्ट 29, ठीक है। क्लोज नंबर 29 हमारा हो चुका है। इसमें हमने क्या बताना है, वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एसएससी हैज रिसीव्ड द कंसिडरेशन फॉर द इश्यू ऑफ द शेयर एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू, ये आपने डिटेल्स बतानी है। ये आपने ये सेक्शन पढ़ रखा होगा अदर सोर्सेज के अंदर, इसकी डिटेल बतानी है। अगर अब आगे बढ़े हम 29 की बात करें, ये 29 हमारा ये पूरा आईएफओएस से रिलेटेड सेक्शन है। अगर आपने ये पढ़ रखा हो, ये वही वाला सेक्शन है यार जो जिसमें हमें गिफ्ट से रिलेटेड हम पढ़ते हैं ना, कंसिडरेशन 50,000 से पूरा है तो वो डिसअलाउ है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और उसका डिफरेंस है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच में जो डिफरेंस है, जो हमारा डिफरेंस है, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। वो सब चीजें डिटेल्स है। अगर आपने ये, आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने से पहले यहाँ पर आपको पहले जाकर सारे चैप्टर पढ़ने, आपको अदर सोर्सेज पता होना चाहिए, कैपिटल गेन पता होना चाहिए, आपको पीजीबी भी पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सेक्शन नंबर 56 की। बस आपको डिटेल्स वगैरह यहाँ पर याद करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लोज नंबर 30 इररिलेवेंट है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा, ये 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ। क्लोज नंबर 30 के अंदर ये 30 की अगर बात करें, ये हमारा 38 ट्रांसफर प्राइस से रिलेटेड है। ये सारी डिटेल्स आपने अगर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर पढ़ रखा है तो आप जब इसको पढ़ोगे ना, आपको बहुत आसानी से आराम से समझ आ जाएगा कि क्या बातें हो रही है। देखिए अच्छे से डिटेल में यार पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आसान होती है टैक्स ऑडिट। देखिए टैक्स ऑडिट, जब मैं टैक्स ऑडिट ऑफिस में कर रहा था तब तो यार देखिए मेरे को तो कुछ, मैंने फाइनल में डीटी पढ़ी थी ना, मैंने कहीं ये टैक्स ऑडिट के बारे में कुछ पढ़ा था, तो कुछ पता ही नहीं था मेरे को। लेकिन जब आप आगे जाते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि जब आपने ये चैप्टर पढ़ ली, एक बार आपने सारी डीटी पढ़ ली या क्लास देख ली, तो आपको पता चल जाएगा ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड ये वाला क्लोज है। ये चैप्टर के बारे में आपको जब पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें आपको एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम अब सीधा आए आगे बढ़े तो हमारा क्लोज नंबर 31 आता है। क्लोज नंबर 31 में तो देखिए हमने क्या करनी होती है, लोन की रिपोर्टिंग करनी होती है। ये भी हर, मैं वही है यार, देखिए चैप्टर को कैसे समझाऊं, मतलब मेरे को भी कुछ मतलब लग रहा है कि इतने डेप्थ में चला जाएगा अगर मैं इसको समझाने बैठूं एक एक सेक्शन को। तो ये सारे सेक्शन अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये सारे आपको सेक्शन, ये 2 लाख से ऊपर लोन नहीं ले सकते, 50,000 से ऊपर लोन नहीं ले सकते, ये 269 SS हो गया, 269 SS हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो ये सारी चीजें अगर होती है, इन सब में आपको क्या डिटेल्स देनी है, पैन की डिटेल्स, अमाउंट ऑफ द लोन, स्क्वायर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्टेड बैंक, और ये सब डिटेल्स आपने देनी है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हो गई। ये 269T आप आराम से अगर इसको पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। एग्रीगेट ऑफ अ पर्सन इन अ डे इन सिंगल ट्रांजेक्शन और इवेंट, आपने ज्यादा दे दिया है, किससे अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से ज्यादा दे दिया है, तो वो सारी डिटेल आप ये पढ़ोगे ना, मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, आप किसी भी टीचर की या किसी की भी अगर आपको मिलती है, इस आप वीडियो देख ले 269, ये सारे मिसलेनियस चैप्टर करके ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे मिसलेनियस चैप्टर करके आपको ये आएगा। तो आपको मैं एक बार लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पहले पता होने चाहिए ये सारे सेक्शंस करने के लिए, और ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। ये सारे वो वाले क्लोजेस है। अगर क्लोजेस, इसकी क्लोज की बात करें, इसके अंदर आपके 32 के अंदर आपके ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन की बात होती है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन की बात होती है, ठीक है। 32E एक इंपॉर्टेंट है, ये एक स्पेक्यूलेशन लॉस से रिलेटेड है। इसको कैसे याद करोगे कि कैसे याद रखोगे, स्पेक्यूलेशन में लॉस हो गया फिर भी 32 ही दिखा रहा है, स्पेक्यूलेशन लॉस हो गया फिर भी 32 ही दिखा रहा है, 32E से 32E, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। उसके बाद अगर 33 की बात करें तो इसके अंदर आपने डिडक्शंस के बारे में बताना है कि जो आपकी 6A वाली डिडक्शंस है उसकी डिटेल देनी है। 34 के अंदर आपने क्या करना है, TDS की रिपोर्टिंग करनी है। ये तो ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट लगता है मेरे को तो ये। इसके अंदर क्या आपने डिटेल्स देनी है, 10 की डिटेल देनी है, उसके बाद कितना आपका TDS है, रिसीव हुआ है, कितना कलेक्ट किया है, कितना डिपॉजिट किया है, ये सारी आपको डिटेल्स इसके अंदर देनी है। यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर बताना है, 10 नंबर बताना है, उसके बाद डेट ऑफ फर्निशिंग, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग बतानी है और किस दिन आप फर्निश कर रहे हो। ये सारी डिटेल क्या होता है, जैसे आपने
पूरा साल जो टीडीएस की रिटर्न भरी आपने, पूरी साल ईएसआईपीएफ की रिटर्न्स भरी, ये सब भरी, ये सारी डिटेल्स आप क्लाइंट से लेते हो। उसके बाद आप जब ऑडिट करने जाते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आप ये सारी डिटेल्स चेक करते हो। उसके बाद जब आप टैक्स ऑडिट करते हो, फिर आप ये सारी क्लाइंट से डिटेल्स लेते हो, ये आपके पास होती है। तो ये डिटेल्स आप फर्निश करते हो वहां पे, ये सारी डिटेल्स, ये सब आप जब पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको डीटी की थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, तो मेरे को नहीं लगता ये क्लोजेस में आपको कोई दिक्कत आ रही है। 35वां क्लोज आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पर आपको स्टॉक की डिटेल्स देनी है 35वें क्लोज के अंदर। उसके बाद अगर खत्म होने वाला है, बस हमारा यही था, इसके अंदर कुछ खास है नहीं। अगर आप देखो 35वें के बाद इसके अंदर आपने क्या बताना है, 37 को आपने कैसे याद रखना है, 36 नहीं 37 का आंकड़ा था, कैसा था, 36 नहीं 37 का आंकड़ा था, किसके बीच में, कोस्ट ऑडिटर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। तो ये कोस्ट ऑडिटर से रिलेटेड है, ये डिस्क्वालीफाई कर दी उसने अपनी रिपोर्ट। 36 का आंकड़ा था, नहीं 36 का नहीं 37 का आंकड़ा था, इसलिए कोस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें 40 की बात करें, 40 के अंदर आपको यहाँ पर रेशियोज देनी होती है, सारा अपना टर्नओवर देना होता है, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, स्टॉक इन ट्रेड, ये सब डिटेल्स देनी होती है। उसके बाद 41 की अगर बात करें तो कुछ खास नहीं बचे क्लोज। ये 37 क्लोज बहुत अच्छा क्लोज था। 42 की बात करें तो ये एसएफटी रिपोर्टिंग है। एसएफटी रिपोर्टिंग आपको पता चल जाएगा जब आप ये चैप्टर करोगे। कौन सा चैप्टर, मिसलेनियस करके एक चैप्टर होगा आपका, जब आप वो पढ़ोगे ना आपको ये सारी डिटेल्स, सारी चीजें पता चल जाएगी। एक ये क्लोज नंबर 41 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लोज इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके अंदर अगर आपको किसी और लॉ के अंदर आपकी कोई डिमांड आई है तो उसकी डिटेल्स देनी है आपको। ठीक है, इनकम टैक्स के अलावा किसी और लॉ में अगर आपकी डिमांड आई है तो उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आप बात करें क्लोज नंबर 43 की बात करें तो क्लोज नंबर 43 में आपने यहाँ पर कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग देनी है। ये अगर जब तक आप यार ट्रांसफर प्राइसिंग और ये सब चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक इसके बारे में आपको नहीं पता चल सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा और उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। आखिरी में आपको ब्रेकअप देना है किस चीज का, यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड आपको ब्रेकअप देने, रिलेटिंग टू द एग्जाम्ड इनकम और रिलेटिंग टू द एंटिटीज फेलिंग अंडर कंपोजिशन स्कीम, ये सारी आपको डिटेल्स देनी है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। देखिए, और नीचे आपका प्लेस, यूडीआईएन नंबर, सिग्नेचर, ये सब चीजें होती है। और ये था हमारा टैक्स ऑडिट का चैप्टर। देखिए, मैं आपको कहता हूं, देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा आसान नहीं होता इस चैप्टर को यहाँ पर देखना, कवर करना, क्योंकि यार कुछ चीजें हैं जब तक आपको कौन कौन से चैप्टर की नॉलेज नहीं है तब तक आप नहीं कर सकते। और इतनी डेप्थ में मैं जा नहीं सकता कि एक एक क्लोज आपको समझा दूं। तो इसलिए पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए किसकी, आईएफओएस चैप्टर की। कुछ कुछ जगह कैपिटल गेन का भी रोल आएगा। और पीजीबीपी तो देखिए मस्ट है, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता, पीजीबीपी आपने नहीं पढ़ रखा, तो ये चैप्टर बिल्कुल भी ना पढ़े, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। उसके बाद आपने एसएफआईटी रिपोर्टिंग, 269 एसटी, टीटी, ये सब जो पढ़ा रहा था, ये आपके मिसलेनियस चैप्टर में अगर आप जाओगे तो आपको वो सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी। तो ये सारे क्लोजेस थे। देखिए, बहुत जल्दी मैंने ओवरव्यू कराने की कोशिश करी थी, टारगेट था आधे घंटे में करा दूं। इसकी वजह से देखिए लंबी वीडियोस बहुत सारी मिलेगी आपको यूट्यूब पे, आप किसी भी टीचर, किसी भी ऑथर की जाके देख सकते हो, जिसकी आपको पसंद आए आप उसकी देख सकते हो। मेरा मोटिव ये था कि आपको ओवरव्यू दे दूं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से ही मैंने आपको समझाया कि ये होते हैं 44 क्लोजेस होते हैं, और 44 के 44 क्लोजेस के अंदर आपने डिटेल्स डालनी है। वो डिटेल्स डालनी है, कुछ तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आपकी, मतलब आपने जब आप पूरा डीटी पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड जो आपके क्लाइंट से रिलेटेड रेलेवेंट चीजें हैं आपको वो डालनी है। अगर मैं आपको अपना बताऊं ना, अगर जैसे ये सारे क्लोजेस है ना, इनमें से कोई क्लोजेस हमारा, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, मैं आपको रटे पड़े हैं कि कौन से क्लोज हम ऑफिस में ज्यादातर भरते थे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पहले 13 तक आपकी बेसिक डिटेल्स है, ये भरी भरा याद आती है। उसके बाद आपने क्लोज नंबर जाना होता है, जंप करना होता है, 19वें क्लोज पे जाना होता है, जहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन की डिटेल डालनी होती है, कौन कौन से एसेट खरीदे, कितना डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ। ये तो देखिए हर कंपनी में होगा, तो ये हर जगह अप्लाई होगा। कंपनी का अगर आप ऑडिट करें तो ईएसआईपीएफ भी जाता होगा, वो सारी डिटेल 20वें क्लोज में डालनी है। उसके बाद आप आते हैं 26वें क्लोज के अंदर, जिसमें बोनस पेबल, जीएसटी पेबल, ये खर्चे डिसअलाउ होते हैं जब आप पे नहीं करते, तो जब आप पे करते हैं तब अलाउ होते हैं, उसकी डिटेल्स डालनी होती है। अगर आपने कर रखा हो तो आपको याद हो। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते थे 32वें क्लोज के अंदर, जहाँ पे हम लोन वगैरह 32 के अंदर या 31 के अंदर लोन वगैरह की रिपोर्टिंग करते थे, 34 के अंदर टीडीएस की रिपोर्टिंग करते थे। उसके बाद 35वें में अगर हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला है या फिर स्टॉक मेंटेन करने वाला क्लाइंट है तो उसकी डिटेल डालते थे।
और बस इतना ही करते थे, इससे ज्यादा नहीं करते थे। और 40 क्लोज के अंदर सारी रेशियोज वगैरह और डिटेल्स डालते थे। ये मोस्टली छोटे क्लाइंट्स के अंदर होता है, जो मोस्टली छोटे छोटे हमारे क्लाइंट्स होते हैं, कंपनी छोटी कंपनियां हैं। देखिए बड़ी कंपनीज में तो देखिए हर डिटेल जाती है, हर एक रिपोर्टिंग जाएगी, आप देख सकते हो। ये सारी रिपोर्टिंग आप पढ़ोगे ना, अगर आपने डीटी के बारे में आपको पढ़ रखा है, लेकिन ऑडिट में जब ये चैप्टर होता था काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि ये सब चीजें आपने यार डीटी में पढ़ोगे तभी तो आपको पता चलेगी, आपको कहाँ से याद होगी। तो अब ये आपने एक बार डीटी करने के बाद ये चैप्टर कर रहे हो तो आपको इस सब चीजों के बारे में पता होगा और आसानी से याद हो जाएगी। इतने ज्यादा घुसे ना, क्योंकि डीटी में पहले ही इतना सिलेबस है, 4-5 नंबर से ज्यादा आएगा। जितने क्लोज याद हो सकते हैं उतने याद कर लो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको बहुत सारे क्लोजेस याद कराने की। एक बार मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से हमने क्लोजेस मेमोरी टेक्निक से याद करे हैं। चार टैक्स होते थे, उसको एक में सबस्यूम कर दिया, वो हमारा क्या हो गया हमारा जीएसटी। तो ये हमारा पहला क्लोज हो गया, किसका, हमारा टैक्स ऑडिट का, जो हमने मेमोरी टेक्निक से याद करें। क्लोज नंबर 4। क्लोज नंबर 8 को कैसे याद रखा था, 8 4 + 4, 4 से क्या याद होगा हमारा 44 AB, तो इससे हमने याद किया था। 11 को हमने कैसे याद रखा था, हमारे पास 2 बुक आई थी 11 तारीख को, किसकी, ऑडिट की, 1 + 1 11 बुक्स, किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें 13 को हमने कैसे याद किया, 13 मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद हमने क्या याद किया, 14 को, भाई 14 को हमने कैसे याद किया, 14 को हम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे थे, वैलेंटाइन डे का दिन होता है, तो हमारे बॉस ने कह दिया जा चुपचाप जा और जाके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दे। 15 को हमने कैसे याद किया, 15 को हमने याद किया, हमने हमारे डीडीसीए वाले थे, उन्होंने क्या किया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। डीडीसीए से हमने कैसे याद किया था, डी से हमारा कुछ डिस्क्रिप्शन करके होता था, डी से डिटेल्स होता था, ऐसे ए से एसेट से रिलेटेड ये सब चीजें होती थी। 17वें क्लोज को हमने कैसे याद किया था, हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी सेक्टर 17 के अंदर हमारी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम थी, तो हमें याद हो गया वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिलेटेड कर रहा है। 18वां क्लोज तो देखिए हर ऑफिस में यूज होता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड डिटेल डालते हैं। 19 साल का होता ही मैं साइंटिफिक रिसर्च में लग गया, उसके बारे में क्लोजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो डिटेल्स आती है। उसके बाद 21 साल का होते ही मैं क्लब चला गया, वहां पर मेरे को एक्सपेंडिचर के बारे में पता चला कि किस किस तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। वहां पॉलिटिकल पार्टी वाले भी आते हैं, लोग क्लब्स में जाते हैं, एंट्रेंस फीस देते हैं, वहां पर उनके ऊपर अगर 10,000 से ऊपर पेमेंट कर देते हैं तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। इस तरीके से हमने क्लोज नंबर 21 को याद किया था। 23 को कैसे याद रखा था, गलती से 2-3 रिलेटिव को पेमेंट ज्यादा करती है, मतलब स्पेसिफाइड पर्सन को, 2-3 से 23, 2-3 से कैसे याद रखोगे 23। 25 को हमने कैसे याद किया था, 25 को हमने याद किया था बैड डेट से कैसे याद किया था। 25वां क्लोज हमारा था 2 + 5 = 7, मतलब अनलकी नंबर हमारा, इसका मतलब वो हमारा बैड डेट रिकवरी से रिलेटेड सेक्शन नंबर 41 से रिलेटेड है। अगर आपने पीजीबी में पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए ये। 26 के अंदर वो आपको मैंने बताया था ना, वो सबसे ज्यादा टैक्स ऑडिट में हम भरते हैं, जीएसटी पेबल, बोनस पेबल, ये ESIPS पेबल, ये वो वाले खर्चे 43B वाले जो यहाँ पर पेमेंट करने पर ही अलाउ होते हैं, ये वो वाले क्लोजेस है। कौन से, 43B वाले जो पेमेंट करने पर अलाउ होते हैं। अगर पेमेंट जब करोगे तब अलाउ हो जाएंगे, अगर आपने रिटर्न फाइल करने से पहले पेमेंट कर दी तो वो आपको अलाउ हो जाते हैं। ये था हमारा 26वां क्लोज। 31वें क्लोज को तो यार मेरे को अपने पर्सनली याद था, क्योंकि मेरी मैम हमेशा मेरे को यह कहती थी भाई इसकी रिपोर्टिंग करनी है, लोन की रिपोर्टिंग करनी है 21 के अंदर। ये अगर आपने मिसलेनियस वाला चैप्टर पढ़ रखा है, 269 ST वाला, ये सारे क्लोजेस TT वाले पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा। अगर 32E की बात करें, 32E क्या दिखा रहा है भाई, 32E क्या दिखा रहे थे, को स्पेकुलेशन का लॉस हुआ है, तो 32E ऐसे याद हुआ था। 34वां मेरे को याद रहता था, TDS की रिपोर्टिंग की डिटेल डालनी है, कौन सी फाइल डाउनलोड करते होते ही और वहां पर डिटेल डालनी होती थी। 35 में स्टॉक की डिटेल, 37 का आंकड़ा था किसका, कोस्ट ऑडिटर और मैनेजमेंट का, तो उसने अपनी रिपोर्ट को डिस्क्वालीफाई कर दिया, इस तरीके से याद होगा। और 40 के अंदर 40O को या 40 को आप कैसे याद रख सकते हो, 40 का मतलब 4 से शुरू हो रहा है, 40 4 आपको रेशियोज की रिपोर्टिंग करनी होती है, जीपी रेशियो, टर्नओवर और वाली रेशियो, आपकी नेट प्रॉफिट की रेशियो, स्टॉक कंज्यूम वाली रेशियो। तो ये सब था मेरी तरफ से यहाँ पर टैक्स ऑडिट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मानता हूं मेरे उतने एफर्ट्स नहीं दे पाया इस वीडियो में। देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, इसकी मेमोरी टेक्निक्स आप इतनी नहीं बना सकते, और बना भी लोगे तो यार याद नहीं होगी। तो जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से करा दिया। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, ना पसंद आए डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने भाई का फीडबैक दे देना। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन ना इतना मोटिवेट करता है मेरे को नई वीडियोस बनाने के लिए। ये वीडियो भी जब मैं बना रहा हूँ ना तो इसी वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका एक कमेंट पढ़ा, मेरे एक दोस्त का कमेंट आया कि और ऐसी वीडियोस बनाई जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए यार, अगर टाइम है मेरे पास तो अभी के लिए आपसे लेना चाहूंगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आपका प्यार देते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय।